हेलो मिशन आरबीएससी के जांबाज सिपाहियों। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। भाई जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हम भी अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। आप भी तैयार हो जाइए बिल्कुल अपनी स्पीड को और ज़्यादा तेज़ गति देने के लिए। दोस्तों ये है चैप्टर नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य की पूरी कहानी। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में समझा दूंगा। शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा। तो अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल मेरे साथ हो जाइए इस स्पीड में शामिल। और कहानी की शुरुआत करते हैं हम्पी से। हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की भाई राजधानी थी, जिसकी खोज जो है वो एक बहुत ही रोचक तरीके से कॉलिन मैकेंजी ने की थी। आपको याद होगा कि कॉलिन मैकेंजी ने एक समृद्ध जो शहर खंडहर बन चुका था, भाई उस खंडहर की खोज करी है। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। एक बहुत ही समृद्ध शहर था जो समय के साथ मिट्टी में मिल गया। उस शहर का नाम था हम्पी। लोग इसे हम्पी कहते थे। भाई इसका नाम हम्पी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ की जो मातृ देवी थी उसका नाम था पंपा देवी। स्थानीय जो देवी थी उसका नाम था पंपा देवी, और इस पंपा देवी के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा था हम्पी। और हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। भाई ये खंडर हो चुका था। और 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इंजीनियर जिनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी घूमते घूमते यहाँ गए, यहाँ के खंडर देखे, यहाँ का एक नक्शा तैयार किया और दुनिया के सामने इन्होंने इस नक्शे को लाया। तो पता चला कि भाई यहाँ पर एक समृद्ध शहर था जिसका नाम था हम्पी। कुछ कीवर्ड्स है जो आपको याद रखना है इस स्लाइड से। 1800 ईस्वी में खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? हम्पी की। हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। किसने करी थी खोज? कॉलिन मैकेंजी ने। कॉलिन मैकेंजी कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इंजीनियर थे। क्या किया था इन्होंने? एक नक्शा बनाया था इस खंडर का, इस शहर का भ्रमण किया, एक नक्शा तैयार किया, दुनिया के सामने लाया इस शहर को। इसका नाम हम्पी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ की जो मातृ देवी थी जिसका नाम था पंपा देवी, जो स्थानीय देवी थी जिसका नाम था पंपा देवी, और इन मातृ देवी के नाम पर शहर का नाम पड़ा था हम्पी। आइए आगे बढ़ते हैं, कहानी को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और उसके राजवंशों की। सबसे पहला पॉइंट कि स्थापना किसने करी थी, कब करी थी? भाई 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने मिलकर के करी थी। भाई से बड़ा साथी कौन हो सकता है दुनिया में? भाई होता है, भाई से बड़ा कोई नहीं होता है ना। तो दो भाइयों ने मिलकर के एक साम्राज्य की नींव रखी। बोलो क्या कर सकते हैं भाई, दुनिया में कुछ भी संभव है अगर साथ भाई का हो। तो भाई दोनों भाइयों ने मिलकर के, हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर के 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना करी थी। विजय का मतलब होता है जीत का शहर, विजय का शहर। टोटल यहाँ पे 4 राजवंशों ने शासन किया था। इन 4 राजवंशों में सबसे पहला था संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और उसके बाद दूसरे नंबर का जो यहाँ का वंश था उसका नाम था सुलु वंश। तीसरा वंश था उसका नाम था तुलु वंश। और तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए थे भाई कृष्णदेव राय। वो कृष्णदेव राय जिनके साम्राज्य में, जिनके शासन काल में इस साम्राज्य ने बहुत उन्नति की थी, बहुत विशाल स्तर पर, और बहुत यूं कह सकते हैं एक गोल्डन टाइम था कृष्णदेव, जो कि तुलु वंश के शासक थे। और चौथा वंश था अराविदु वंश। तो ये 4 राजवंश आपको याद रखने हैं, कई बार कृष्णदेव राय का परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट, यहाँ के राजा खुद को राय कहते थे। राय, राय का मतलब राजा। और यहाँ घोड़ों के व्यापारियों को कूदिरई चेट्टी कहा जाता था। अंडरलाइन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई, कूदिरई चेट्टी। घोड़ों के जो व्यापारी होते थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों का बड़ा महत्व था और अरब कंट्रीज से घोड़े लाए जाते थे, यहाँ पे लाके बेचते थे। इसलिए जो व्यापारी थे घोड़ों के, इनका बड़ा महत्व था। नाम स्पेशली था इनका कूदिरई चेट्टी। कौन थे कूदिरई चेट्टी? प्रश्न आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है, वन लाइनर में आ सकता है। तो याद रखना है कुदिरई चिट्टी घोड़ों के व्यापारियों को कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। यहां से कुछ आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। हरिहर और बुक्का 1336 में स्थापना करी थी। वंश का नाम था संगम। 4 टोटल राजवंश थे, पहला संगम, दूसरा सुलु, तीसरा तुलु और चौथा अराविदु वंश। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे महान राजा कृष्णदेव राय की बात करते हैं। भाई तुलु वंश जो तीसरा राजवंश था, इस वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। इनका शासनकाल सबसे शानदार रहा था। इन्होंने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया था, बेहतरीन मंदिर बनवाए थे, और इनके शासनकाल में बिल्कुल राज्य में शांति कायम थी।
एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, याद रखना, अमोक्त मल्यद। अमोक्त मल्यद नामक ग्रंथ उन्होंने शासन कला पर लिखा था। और विशेष रूप से ध्यान देना, भाषा कौन सी थी भाई? तेलुगु भाषा में लिखा था। तेलुगु भाषा में एक लिखा गया ग्रंथ जिसका नाम था अमोक्त मल्यद। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था। और इसमें क्या वर्णन है? तो इसमें शासन कला का वर्णन है। अमोक्त मल्यद नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। कुछ कीवर्ड्स याद रखना है। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तुलु वंश के शासक थे। तीसरा राजवंश था। अमोक्त मल्यद एक ग्रंथ लिखा था, कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी दोस्तों, अमर नायक प्रणाली। सत्ता का खेल पूरा इसी पर केंद्रित था, अमर नायक। ठीक है, तो पहले बात तो कौन थे भाई? ये सेनापति होते थे, सैनिक कमांडर होते थे। आप ये भी याद रख सकते हो, सैनिक कमांडर होते थे। और साथ साथ राजा ने इन्हें प्रशासन के लिए जमीन दी थी, अमरम देते थे, प्रशासन का कार्य भी देते थे। सैनिक कमांडर थे, लेकिन सेना के साथ साथ, युद्ध लड़ने के साथ साथ ये प्रशासन भी संभालते थे। काम क्या था इनका? ये किसानों और व्यापारियों से टैक्स वसूलते थे, राजा को साल में एक बार तोहफे देते थे, और युद्ध में राजा की मदद के लिए सेना तैयार रखते थे। और ये जो प्रणाली थी, ये दिल्ली की सल्तनत की एकता प्रणाली की जैसी थी। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा। अमरनायक सेनापति भी थे और साथ ही साथ टैक्स वसूलने का काम करते थे, प्रशासन संभालते थे। राजा को जब जरूरत पड़ती थी तो सेना के रूप में ये सहायता उपलब्ध कराते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसके अंतिम दौर की तरफ चलते हैं। तालीकोटा का युद्ध हुआ था भाई, और इसी के साथ साम्राज्य का पतन होता है। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि कृष्णदेव राय के बाद में जो राजा आए वो कमजोर हो गए, वो ज्यादा टिक नहीं पाए। इसलिए 1565 ईस्वी में जो एक मंत्री थे, इनके मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था राम राय। राय तो इनकी उपाधि थी, नाम था इनका राम, के नेतृत्व में विजयनगर की सेना ने एक युद्ध लड़ा था जिसे तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। इसमें एक तरफ तो विजयनगर की सेना थी और दूसरी तरफ 3 पड़ोसी राज्यों की सेना थी, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। ये आपको याद रखना है। इनके संयुक्त सेना ने विजयनगर को बुरी तरह से हरा दिया और शहर को लूट लिया। कौन सा शहर? हम्पी। हम्पी जो यहाँ की राजधानी थी। भाई यहाँ के कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था, और यहाँ के उस समय सेना का सेनापति मंत्री जो थे वो थे राम राय। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जल संपदा और किलेबंदी। विदेशी इसको देख करके हैरान थे। जल, यह पानी तुंगभद्रा नदी से आता था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य में पानी की व्यवस्था किस नदी से होती थी भाई? तुंगभद्रा नदी से। एक कमलपुरम जलाशय है और हिरियन नहर का भी वर्णन है। तो हिरिया नहर सिंचाई के लिए इस नहर का उपयोग किया जाता था, और कमलपुरम जलाशय जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। तीसरी बात है किलेबंदी। फारस का दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी की 7 दीवारों को देख करके हैरान रह गया। इसका मतलब है अब्दुल रज्जाक जो फारस का एक यात्री था, वो भी विजयनगर की यात्रा पर आया था। सबसे अनोखी बात यह थी कि के खेतों को भी किले के अंदर ही रखा गया था, ताकि दुश्मन की घेराबंदी में लोग भूखे न मरें और लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। तुंगभद्रा नदी जो विजयनगर को पानी पहुंचाती थी। अब्दुल रज्जाक जो फारस से आया हुआ एक यात्री था। 7 दीवारें थी और किले के अंदर जो है वो खेत भी अंदर थे, किले के अंदर थे, वहीं पर खेती की जाती थी। नेक्स्ट 7वां पॉइंट देखिए भाई, राजकीय केंद्र महानवमी डिब्बा और लोटस महल, कमल महल। महानवमी डिब्बा ये एक बहुत ऊंचा और विशाल मंच था। यहाँ पर दशहरा यानी महानवमी 9 दिनों के बाद 9 दिनों तक राजा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था। जानवरों की बलि, कुश्ती, सेना की परेड। लोटस महल यह एक बहुत ही सुंदर इमारत थी जहां शायद राजा अपने सलाहकारों से मिलता था, और इसके पास ही हाथियों का अस्तबल भी था। कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। महानवमी डिब्बा जहां दशहरा जैसे कार्यक्रम होते थे, शक्ति का प्रदर्शन होता था। एक लोटस महल था जहां राजा अपने सलाहकारों से मिलता था, बातचीत करता था। और इसके बाद नेक्स्ट आपको जो महत्वपूर्ण चीज देखनी है वो है धार्मिक केंद्र विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर की। इन्हें भगवान शिव का मंदिर माना जाता है। राजा खुद को श्री विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला मानते थे। दूसरा मंदिर था विट्ठल मंदिर, विष्णु का मंदिर था। ध्यान दे रखना कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो तो है शिव का, और जो विट्ठल मंदिर है वो है भगवान विष्णु का, जिसका पत्थर का रथ
बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और गोपुरम हुआ करते थे, मंदिरों के बाहर विशाल जो प्रवेश द्वार होते थे उन्हें गोपुरम कहा जाता था, जो बहुत दूर से ही दिख जाते थे। विरूपाक्ष शिव मंदिर, विट्ठल विष्णु मंदिर, पत्थर का रथ है गोपुरम, जो कि मंदिर के बाहर के प्रवेश द्वार हुआ करते थे। और इस तरीके से देखो, ये हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट। बहुत ही कम समय में हर महत्वपूर्ण चीज को हमने शामिल कर दिया है। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा, इसका नेक्स्ट दूसरा भाग जो आएगा, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, वन लाइनर और बड़े प्रश्न सब शामिल करेंगे। और बहुत ही जल्दी मैं क्लास लेकर के आ रहा हूं। हमारा उद्देश्य है आज ज्यादा से ज्यादा हम चैप्टर कवर करें, ताकि कल हम एक बार पूरा रिवीजन करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए कल आएगी। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। आज पूरे दिन आपको तैयार रहना है। मुझे पता है होली का त्योहार है, पर थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा आपको अपनी एग्जाम के लिए। बिल्कुल तैयार रहिए। और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे फीडबैक मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को हाइप करना है। जितना ज़्यादा हाइप करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो दोस्तों के साथ जाएगा, मैं भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा कंटेंट ला पाऊंगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।